जय श्री कृष्णा। आज अपन कक्षा 9वीं के विज्ञान विषय के अध्याय 3, आज हमारा अध्याय 3 है परमाणु एवं अणु। इसका भाग 1 नंबर लेके अपन आए हैं। तो अपन देखते हैं, सबसे पहले हमारे भारतीय दार्शनिक थे जिनका नाम था महर्षि कर्णाद। आज से 500 ईसा वर्ष पहले इन्होंने पहले ही बता दिया था। इनके पास में इतना प्रयोगात्मक चीजें न होने के बावजूद भी इन्होंने पदार्थ या द्रव को परिभाषित किया। उन्होंने इनकी परिभाषा बताई कि किसी भी पदार्थ या यौगिक को अपन विभाजित करते जाएं तो एक ऐसी मूल अवस्था आती है जिसके पश्चात उस पदार्थ के कण को अपन और अधिक विभाजित नहीं कर सकते, अर्थात इसी अविभाज्य कण को उन्होंने नाम दिया जिनका नाम था परमाणु। तो परमाणु की सबसे पहले व्याख्या इन्होंने की जिनका नाम था महर्षि कर्णाद। इन्होंने ये बताया कि किसी भी पदार्थ या यौगिक को अपन विभाजित करते जाएं तो उसका एक मूल कण आता है जिसके बाद उसको और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता, अर्थात इसी अविभाज्य कण का नाम रहेगा परमाणु रहेगा। इसके बाद हमारे भारतीय दार्शनिक थे जिनका नाम था फकुदा कात्यायान। उन्होंने ये बताया कि ये कण सामान्यतः संयुक्त अवस्था में रहते हैं और इसी संयुक्त अवस्था के कारण से ये भिन्न भिन्न प्रकार के द्रव्य या पदार्थ के रूप में पाए जाते हैं, कुछ ठोस के रूप में, कुछ द्रव के रूप में, कुछ गैस के रूप में। तो इन्होंने बताया कि ये जो कण होते हैं सिंगल एकल न रहकर संयुक्त अवस्था में रहते हैं, ठीक है ना। परमाणु कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, ये संयुक्त अवस्था में ही पाए जाते हैं। और अपन ने पढ़ा भी है कि जब 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलते हैं तो एक अणु का निर्माण होता है। अब उनके बाद में एक ग्रीक दार्शनिक आए जिनका नाम था डेमोक्रिटस ल्यूसिपस। इन्होंने भी महर्षि कर्णाद की बातों को दोहराया। उन्होंने ये बताया कि किसी भी पदार्थ या यौगिक को अपन विभाजित करते जाएं तो उनके एक मूल अवस्था ऐसी आती है कि उनके बाद उनके कणों को और अधिक विभाजित नहीं कर सकते, अर्थात जो कण होते हैं वह अविभाज्य रहते हैं। और उन्होंने भी इसी अविभाज्य कण का नाम क्या रखा? परमाणु रखा। तो इन्होंने महर्षि कर्णाद और डेमोक्रिटस ल्यूसिपस ने इन दोनों ने परमाणु की ये व्याख्या की, अर्थात ये सभी दार्शनिक थे और दार्शनिकों के पास में उनका विचार होता है, उनके पास में उनका कोई प्रायोगिक प्रमाण नहीं होता है। विज्ञान उन्हीं चीज़ों को मानती है जिनके पास में क्या होता है? प्रमाण होता है। और इन्हीं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ये बातें 18वीं शताब्दी के अंत तक ज्ञात नहीं थी, उसके बाद ज्ञात हुई और उन्होंने ज्ञात की थी। वह एक अंग्रेज रसायनज्ञ थे जिनका नाम था जॉन डाल्टन। तो अभी आज अपन जॉन डाल्टन के इस प्रायोगिक सिद्धांत को पढ़ने से पहले एक वैज्ञानिक था जिनका नाम था एंटोनी लॉरेंट लवाइजिए। ये फ्रांस के वैज्ञानिक थे। इन्होंने इस रासायनिक संयोजन, परमाणु जो आपस में मिलते हैं, इस रासायनिक संयोजनों के 2 नियम दिए, जिनमें पहला नियम था द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा नियम था स्थिर अनुपात का नियम। तो पहला द्रव्यमान संरक्षण का नियम है क्या, तो अपन इसको समझते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का मतलब ये होता है जब अपन किसी पदार्थ को बनाते हैं या किसी यौगिक को मिलाते हैं, बनाते हैं, तो जब ये 2 तत्व या पदार्थ आपस में मिलते हैं तो एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, अर्थात इन्हीं पदार्थ या यौगिकों का एक फिक्स द्रव्यमान होता है। मान लो अपन एक पदार्थ A है जिनका द्रव्यमान अपन ने 100 ml लिया और एक पदार्थ है जिनका द्रव्यमान मान लेते हैं 20 ml है। तो अपन इन दोनों को मिलाएंगे तो इनका दोनों का द्रव्यमान फिक्स कितना हुआ? 120 ml, अर्थात न बढ़ा और न ही घटा। तो ये बात बताती है कि द्रव्यमान किसी भी यौगिक या पदार्थ के अणु तत्व परमाणु का द्रव्यमान हमेशा फिक्स रहता है, ठीक है ना। ये बात बताई द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधारित पर। यानी लवाइजिए ने वैज्ञानिक, इन्होंने जो ये वैज्ञानिक थे, इन्होंने परमाणु की बहुत अधिक व्याख्या की, रासायनिक सूत्रों के बारे में भी इन्होंने बताया। फिर इन्होंने बताया स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम का मतलब होता है जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो एक यौगिक का निर्माण करते हैं, अर्थात इन यौगिकों का एक फिक्स अनुपात होता है और उसी अनुपात में ये आपस में मिलते हैं। जैसे अपन एक उदाहरण ले लें, अपने देखो यहाँ उदाहरण लिया H2 + O2 = H2O जल।
तो अपन देखते हैं कि H2 और O2 को अपन एक प्रयोगशाला में बनाने की कोशिश करें, जल को H2 और O2 को मिलाकर जल बनाने की अपन यदि कोशिश करें तो अपन ऐसा पाएंगे कि आपको H2 और O2 को 1:8 में मिलाना होगा, तभी क्या होगा, जल का निर्माण होगा, अन्यथा जल का निर्माण नहीं होगा। मान लो यहाँ पर अपन 2:8 ले लें, 2:8 ले लें, तो कभी भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण नहीं करते हैं। अर्थात किसी भी द्रव्य या यौगिक का एक फिक्स द्रव्यमान होता है। उसके बाद आता है H2 + N2 बराबर अमोनिया का निर्माण होता है, यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिलकर अमोनिया का निर्माण करती है और इनका भी एक फिक्स अनुपात होता है। मान लेते हैं इनका अनुपात है 14:3, अर्थात इसी अनुपात में यदि अपन इसको मिलाते हैं तभी अमोनिया का निर्माण होता है। इसके बाद आता है जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो जॉन डाल्टन ने पहला नियम बताया कि सभी द्रव्य या पदार्थ परमाणुओं से निर्मित होते हैं और ये रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। उसके बाद इन्होंने बताया कि सभी परमाणु या जो सभी परमाणु के जो कण होते हैं, अविभाज्य कण, वे सूक्ष्मतम रूप में रहते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होते हैं और न ही इनका विनाश होता है। अर्थात परमाणु एक अविभाज्य कण है। ये जॉन डाल्टन की बात है। आगे तो अपन पढ़ेंगे परमाणु की, अपन इसके अपरमाणु कण भी पाए जाते हैं, परंतु अपन जॉन डाल्टन के नियम के अनुसार उन्होंने बताया कि परमाणु एक अविभाज्य कण है, अर्थात वे सूक्ष्मतम कणों के रूप में रहते हैं। ये कण न तो सृजित होते हैं और न ही इनका विनाश होता है। फिर अगला पॉइंट इन्होंने बताया समान तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म भी समान होते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान और गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे H + H है तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिला तो H2 बना, तो इनके गुणधर्म और इनका द्रव्यमान हमेशा क्या रहेगा, बराबर। यदि ये भिन्न प्रकार के बने हैं, H2 और N2 हैं, तो उनके द्रव्यमान भिन्न रह सकते हैं, ऐसा। फिर आता है इन्होंने ये बताया कि किसी भी यौगिक में परमाणु का सापेक्ष संख्या और प्रकार होता है। अर्थात कोई भी यौगिक या पदार्थ बनता है तो उसकी एक फिक्स संख्या होती है। जैसे अपने यहाँ लिया H2 + O2 यानी 2 हाइड्रोजन और 2 ही ऑक्सीजन, तो इसका एक फिक्स संख्या होती है, फिक्स इसका प्रकार होता है और इसी प्रकार से वो आपस में रासायनिक अभिक्रिया करके एक नए यौगिक या पदार्थ का निर्माण करते हैं। उसके बाद आता है परमाणु है क्या। तो आज अपन पढ़ेंगे कि परमाणु है क्या, इसकी परमाणु का आकार कितना होता है, ठीक है ना। तो परमाणु किसी भी द्रव्य या पदार्थ की एक संरचनात्मक इकाई होती है, यानी कोई भी, जैसे ये भी एक पदार्थ है तो इसकी जो संरचनात्मक इकाई है, यानी किसी भी द्रव्य या पदार्थ की संरचनात्मक इकाई क्या कहलाती है, परमाणु कहलाती है। जैसे अपन एक दीवार का निर्माण करते हैं या एक दीवार की कल्पना करते हैं, तो एक दीवार जिस प्रकार से बहुत सारे छोटी छोटी ईंटों के टुकड़ों से मिलके बनती हैं, इसी प्रकार से कोई भी यौगिक या पदार्थ सूक्ष्मतम कणों से मिलके बनते हैं और उसका नाम है परमाणु। अर्थात परमाणु किसी भी द्रव्य या पदार्थ की एक संरचनात्मक इकाई कहलाती है। जैसे अपने पिछली क्लास में पढ़ा भी है, मानव शरीर का जो मूल अंग है, मूल कण जो है वो क्या है, कोशिका। जिस प्रकार से सजीवों की मूलतम इकाई या संरचनात्मक इकाई कोशिका कहलाती है, उसी प्रकार से द्रव्य या पदार्थ की संरचनात्मक इकाई परमाणु कहलाती है। अब आता है परमाणु की साइज। तो परमाणु की साइज को अपन परमाणु की त्रिज्या से मापते हैं, ठीक है ना। परमाणु की त्रिज्या ने उसके नाभिक से उसके बाह्यतम कोश के बीच की जो दूरी होती है वह उसकी त्रिज्या कहलाती है और इस त्रिज्या का मापन नैनोमीटर द्वारा किया जाता है। किससे, नैनोमीटर। और नैनोमीटर को किससे लिखते हैं, NM से। नैनोमीटर को किससे लिखा जाता है, NM, शॉर्ट में नैनोमीटर को NM से। अर्थात अपन कह सकते हैं 10⁻⁹ मीटर बराबर 1 NM होता है, यानी 10⁻⁹ मीटर बराबर 1 NM। इसी प्रकार से 1 मीटर बराबर होता है 10⁹ नैनोमीटर, ठीक है ना। इस प्रकार से अभी अपन 6 पदार्थों की सापेक्ष आकार का अपन इसकी तुलना करेंगे। सबसे पहले हैं 10⁻⁻10 होता है हाइड्रोजन परमाणु का। तो हाइड्रोजन परमाणु का आकार कितना होता है, 10⁻10 मीटर। फिर 10⁹ मीटर होता है जल के अणु का या जल के परमाणु का आकार। फिर है हीमोग्लोबिन के अणु का
परमाणु के जो आकार है वो 10⁻⁸ मीटर है। फिर 10⁻⁴ है वो रेत के कण का। फिर 10⁻³ चींटी के और 10⁻⁻1 सेब के परमाणु के कण का आकार या साइज है। तो ये कुछ आकारों की अपन आपस में तुलना पड़ी। तो आज हमारा वीडियो यहीं तक रहेगा। धन्यवाद। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और 9वीं क्लास के भैया बहनों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाने की कोशिश करें। इन्हीं बातों के साथ नमस्कार।